हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कुछ क्षण से टूटा था उस दिन जब घर आए लड़के वाले ने उसे एक कहकर रिजेक्ट कर दिया कि आपकी बेटी कुछ ज्यादा ही तेज है। आखिर कहाँ कमी रह गई थी? अपने कमरे में जाकर उसने खूब आंसू बहाए थे। क्या सच में वो शादी के लिए परफेक्ट नहीं थी? माँ भी घंटों ना जाने उसे क्या क्या सुनाती रही और पापा तो लगभग नाराजगी में वहां से हट गए थे। छोटी बहन नीलू भी तो मुंह बनाते निकल गई थी। ये चौथी बार था जब फिर से किसी ने उसे सामने से मना कर दिया था। इसमें उसका क्या दोष कि वो दुनिया के हिसाब से रंग बदलने में माहिर नहीं। सीधा होना, लोगों के मुंह पर सच बोलना, क्या ये भी तेज होने की निशानी माना जाने लगा? बाहर बैठी दादी भी चिल्ला उठी थी, और पढ़ाओ इनको। जब कहती थी ज्यादा पढ़ने से अक्ल खराब होती है, तब ना समझा तूने। पहले तो वंश की जगह ये दो बोझ मेरे बेटे के सर मढ़ दिए, अब झेलो। क्या किसी का श्राप सच में लगता है? सोचती हुई राधिका अपने तकिए को आंसुओं से भिगोती रही। दादी, फिर पापा, नीलू, फिर माँ, उसकी शादीशुदा सहेलियां, मौसी, सबके चेहरे आपस में गड्ढमड्ढ होते जा रहे थे और वो एक गहरे खाई में गिरती हुई सी जा रही थी। राधिका, उसने आंखें खोल दी। लगा मानो सुरंग से छन के कोई आवाज उसे पुकार रही है, पर नहीं, ये तो माँ थी। बेटा, दिल छोटा ना कर, शादियों में तो अक्सर ऐसा होता रहता है। कोई नहीं, परसों आ रहे हैं ना लड़के वाले, तू आंखें ना सुझा। चल अब पराठे से पापा आते होंगे। किचन में आकर उसने सिंक में मुंह धोया और सोचने लगी, पापा, हाँ, पापा ही तो हैं वो पहले आदमी जिन्होंने उसे आदमियों से सख्त नफरत करने पर मजबूर किया। उसका मन खट्टा हो गया था। कैसे हैं ये झूठे रिश्ते नाते? नहीं करनी शादी, नहीं रचना परिवार, क्या ऐसे ही नहीं रहा जा सकता? तभी अपनी सहेली सीमा का हश्र याद आ जाता और मन में फिर एक बार मर्दों के लिए कड़वाहट पैदा हो जाती। क्या फायदा हुआ शादी का? शादी के 3 महीने बाद ही तो उसके जलकर मरने की खबर आ गई थी। कहाँ रोक पाई थी वो खुद को? पर उसका परिवार खुश था, जान बची। हमें क्यों ऐसे रहने के लिए मजबूर किया जाता है? वो अभी विचारों में थी। पराठा जल चुका था। माँ ने आकर उसे सुनाना शुरू कर दिया था। पापा तो हमेशा से माँ की बात मानते रहे। बच्चों का वजूद उनके सामने कभी था ही नहीं। उन्हें तो बस माँ चाहिए थी। नफरत इस बात की भी थी कि वो बेटी है, बेटा नहीं। राधिका, चल बहुत हुआ, सब पराठे जला रही है, तू जाकर टेबल लगा, मैं खाना लेकर आती हूँ। माँ की बात सुन वो टेबल लगाने लगी। तेरी शादी के लिए इतने पापड़ बेले हैं, पर तू हर बार हमारी मिट्टी पलीत कराने पर तुली रहती है। तू मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। पापा के ये शब्द उसे बाण की तरह चुभे थे। नीलू को भी परसों लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तेरी वजह से इस बार रिश्ता टूटा तो जान लेना, अपने ही ऐसा गम दे सकते हैं, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्यों ये दुनिया सपनों की सेज नहीं है, बस कांटे ही कांटे क्यों बिखरे हैं चारों तरफ। आंख बंद करते ही उसकी आंखों में अपनी सहेली नेहा की सूरत उभर आई। आह, कितनी प्यारी मुस्कान थी उसकी। कॉलेज में लड़कों के दिलों की जान थी, पर तब क्या पता था कि किस्मत हमेशा हंसते हुए चेहरे को ही रुलाता है। नेहा ने घर से भागकर शादी की थी। उस वक्त तो वो बहुत खुश थी। फिर जब 1 साल बाद उसकी सास ने उसे जबरन घर से उखाड़ फेंका। हाँ, उखाड़ ही तो दिया था। हम लड़कियां होती भी तो पौधे सी हैं, मायके से ससुराल के आंगन में रोप दी जाती हैं, बिना ये सोचे कि इतनी आसानी से क्या वो अपनी जड़ें त्याग पाएंगी और फिर बिना कुछ कहे ससुराल की नई जमीन पर अपनी जड़ें बैठा पाएंगी। नेहा जाती कहाँ? पंकज ने भी माँ पापा के आगे ऐसी हार मानी कि वो हार उसकी दूसरी शादी पर आकर ही रुकी। अपने सरदर्द को राधिका अनजाने ही बढ़ा बैठी थी। अपना सर झटक कर उसने नेहा के एहसास को हटाने की नाकामयाब कोशिश की और अपने लैपटॉप को खोलकर बैठ गई। लैपटॉप की स्क्रीन पर अपनी प्रोफाइल खोले घंटों वो अपनी शादीशुदा सहेलियों और उनके मुस्कुराते चेहरे को देख खुश होती रही। तभी नीलू कमरे में घुसी। क्या जरूरत थी इतना बोलने की? अब देख लिया ना नतीजा। ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारे चक्कर में मैं ही बूढ़ी ना हो जाऊं। तुम समझती क्यों नहीं हो? ससुराल में जाओगी तो
ऐसे ही बकवास करती फिरोगी क्या? कल राहुल और उसका परिवार आ रहा है, भगवान के लिए कल कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना, समझी ना? राधिका को लग रहा था मानो वो एक निहायत ही गिरी हुई बेवकूफ लड़की है जिसे समय के साथ कदम मिलाना नहीं आता। सच भी तो यही था, अपनी हम उम्र लड़कियों की तरह न उसे सजने संवरने का शौक था, न ही ज्यादा घूमने और बातें करने का। बड़ी मुश्किल से वो बाजार जाती थी, पर कहते हैं ना, आज के जमाने में लोगों को मिलावटी चीजें ही पसंद आती है, और राधिका में वही मिलावट नहीं थी। आज का दिन बहुत व्यस्त था, जहां एक तरफ नीलू को देखने लड़के वाले आ रहे थे, वहीं राधिका को आज यूनिवर्सिटी से लेक्चरर पद के इंटरव्यू का कॉल भी आ गया था। असमंजस की स्थिति थी। माँ चाहती थी कि राधिका जाए, पर पापा और दादी का कहना था कि हमने पढ़ाया लिखाया ताकि समाज से तालमेल बिठा सके, पर वो तो होता नहीं इससे। अब नौकरी करके घर की इज्जत मिट्टी करने से अच्छा है माँ का काम में हाथ बटाए। ये 21वीं सदी है जिसमें इंसान आजाद है, स्वच्छंद है। ऐसे में भी पापा और दादी की ये सोच उसे नागवार लग रही थी। पहली बार खुलकर चिल्लाना चाहा था उसने। हमेशा से ही पापा और दादी ने उसके सपनों को, उसकी इच्छाओं को मारा है। इंटर की परीक्षा के बाद जब उसने बीटेक करना चाहा था तो दादी और पापा ने पूरा घर सर पे उठा लिया था। दादी को तो बस यही चिंता थी कि दहेज भी देना होगा, और अभी ये पढ़ाई का इतना खर्च। मन मार के उसने मैथ से ही बीएससी किया था। समय के साथ उसके रुझान बढ़ रहे थे। एमएससी के बाद ही उसने नेट निकाल लिया था, पर पापा और दादी तो उसकी शादी के पीछे पड़े थे, और ज्यादातर लड़कों को उसका इतना पढ़ा होना रास नहीं आता था। एक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि घर का काम कराना है, कोई मास्टरनी नहीं बिठानी घर पे। इसी बात पर जब उसने कह दिया कि आपको जो पसंद हो आप उससे शादी करें, तो क्या गलत कह दिया। उस दिन हद ही हो गई। दादी पापा के साथ माँ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उसे सुनाने में। और आज फिर से इतना नाटक। माँ नीलू को देखने आ रहे हैं ना? मुझे तो नहीं, मुझे जाना है, समझिए आप। पापा और दादी जोर से चिल्लाए थे। देखो सह देने का नतीजा। और वो कमरे में आकर अपनी खुशी को भी दुख मान रोती रही। क्या शादी के लिए ही बनी होती हैं लड़कियां? माना कि शादी मातृत्व एक स्त्री को संपूर्ण बनाते हैं, पर क्या उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं? आज भी लड़की कितनी पढ़ी लिखी और तेज क्यों ना हो, लड़के वालों के सामने उसे गाय बनकर रहने की सीख दी जाती है। क्या वास्तव में वो जैसी है उसे वैसा स्वीकार नहीं किया जा सकता? उसमें बदलाव करने जरूरी है। गोरी नहीं है तो गोरेपन की क्रीम लगाकर गोरा होने की सलाह, मोटी है तो जिम जाकर पतले होने की सलाह, पतली है तो खाकर मोटे होने की सलाह, लंबी है तो दिक्कत, छोटी है तो परेशानी। शादी से पहले आंख कान नाक हाथ पैर हर चीज दिखाना जरूरी। चल कर दिखाओ तो कभी ढोलक हारमोनियम तबला सबका डेमो देकर दिखाओ। क्या ये सब लड़कों में नहीं देखना चाहिए? उसे तो बस लड़का होने की क्लीन चिट दे दी जाती है। मेहंदी आती है, सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, खाने में क्या बना लेती हो, घर के काम आते हैं, ओह कितना कुछ पूछा जाता है लड़कियों से। और लड़कों से सिर्फ इतना कितना कमा लेते हो। माना कि वो कमाता है, घर चलाता है, पर स्त्री कमाने के बाद भी अभी उसी गड्ढे में है जहां थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे ही नारे स्त्री को और कमजोर सिद्ध करने पर तुले रहते हैं। रह रह कर राधिका सोच रही थी, कुछ भी हो जाए मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी, खुद कमाना जरूरी है, और जन्म देने का मतलब ये तो नहीं कि मैं उनकी गुलामी करूं। बस बहुत हुआ। बिना कुछ बोले राधिका यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है। उसका इंटरव्यू काफी अच्छा होता है। सिलेक्शन का लेटर भी उसी दिन दे दिया जाता है। राधिका खुशी से मुस्कुरा उठती है। घर आकर पता चलता है कि नीलू की शादी तय हो गई है। अरे वाह माँ, ये तो खुशी की बात है ना। माँ उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। दादी और पापा की आवाजें उसके कान में भी आ रही थी। इसकी वजह से ना जाने कब जी पाएंगे हम, ना जाने क्यों इतनी जिद्दी है, बेटी ना हुई बोझ बन गई है। राधिका की आंख में आंसू थे और हाथों में सिलेक्शन लेटर। वो कमरे में आकर लेट गई थी। थोड़ी देर बाद माँ कमरे में आई। नीलू का रिश्ता पक्का हो गया है, पर उनका बार बार एक ही सवाल था कि अब तक बड़ी बिटिया क्यों कुमारी है। हम क्या कहते, तुझे जरा भी शर्म नहीं ना? मैं तेरे पापा कितना कुछ किए तेरी खुशी के लिए, और आज तू कहते कहते माँ रो उठी।
माँ आप भी। राधिका को नफरत हो रही थी खुद से, वो क्यों पैदा हुई। एक ऐसी दुनिया है जो एक इंसान को सीधे से जीने भी नहीं देती। माँ कल से मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रही हूँ और वहीं से पीएचडी भी करूंगी, और आप चिंता मत करो, मुझे यहाँ नहीं रुकना। मैं वही कॉलेज में स्टाफ के मकान में रहूंगी। राधिका तू पागल है, अगले हफ्ते नीलू की सगाई है और तू जाने की बात। माँ नीलू अपना भला बुरा समझती है, और पापा आप दादी सब तो है ही उसके साथ। मैं रही तो लोगों के हजार प्रश्न होंगे, उससे अच्छा मैं ना रहूं। राधिका बेटा माने कि वो तुझसे ऐंठ कर बात करती है, पर तू तो बड़ी है ना उससे, माफ कर दे उसे। माँ मैं किसी से क्यों नाराज होने लगी, मैं तो बस अपने जीवन के कुछ फैसले लेना चाहती हूँ। तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हाँ माँ, तेरे पापा चाहते हैं तू एक बार नीलू के ससुराल पक्ष के राहुल के बुआ के बड़े बेटे सागर से मिल लेती। पर क्यों, असल में तेरी ही उम्र का वो भी है और कमा रहा है अच्छा। 2 साल पहले ही शादी हुई थी और अभी 7 महीने पहले एक्सीडेंट में उसकी बीवी की मृत्यु हो गई। तो बेटा अब अच्छे रिश्ते तो हाथ से निकल ही गए हैं। एक बार तू माँ आप पागल हो गई हो। राधिका के सब्र का बांध आज भरभरा कर गिर चुका था। तभी बाहर खड़े पापा और दादी अंदर आ गए। 32 की उम्र में तू सोचेगी कि तेरे लिए कोई राजकुमार सफेद घोड़े पर बैठ के आएगा, तो वो सपने छोड़ दे, शादी कर ले और हमारा पीछा छोड़। पापा गुस्से से कांपने लगे थे, उसके होठ बोलना ही भूल गए थे। ये मेरे अपने हैं। दादी एक बार फिर चीख रही थी, तू ऐसे ही मरेगी कुंवारी, पैदा होते अपने बाबा को खा गई, तेरे बाद एक वंश न जन्म पाया, रंग भी सांवला, ऊपर से तेवर तो देखो। राधिका से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपने सर्टिफिकेट लेकर घर से निकल गई। माँ पीछे पीछे भागी, पर अब क्या। ऐसे तीखे शब्दों ने उसके दिल को छलनी जो कर डाला था। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी और साफ थी, लड़के लड़कियों के साथ ही पढ़ने से चहल पहल कुछ ज्यादा ही रहती थी। आज राधिका की पहली क्लास थी। मैथ्स उसे बचपन से पसंद थी, साथ ही कला और संगीत में वो बहुत निपुण थी। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ एक पिछड़े जमाने की बेवकूफ लड़की थी, उसमें भी सभ्यता कौशल कूट कूट कर भरे थे। अफसोस था तो बस इतना कि उसे देखने आए लड़कों और उनके परिवारों को वो गुण आकर्षित नहीं कर पाए थे। धीरे धीरे ही सही राधिका खुद को स्थापित कर रही थी। यूनिवर्सिटी में ही स्टाफ के लिए बने मकान में रहने से बच्चों से भी अच्छी जान पहचान हो गई थी। साथ ही वो बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगी थी। आज नीलू की सगाई थी, ना उसे किसी ने बुलाया था, ना अब वो खुद जाना चाहती थी। कभी कभी हमारे अपने कितने ज्यादा पराये हो जाते हैं। समय के साथ ही राधिका का नाम यूनिवर्सिटी के नामी शिक्षकों में लिया जाने लगा था। मैथ्स पहले से ही लड़कियों के लिए जरा कठिन रहती थी, पर राधिका के आने से बच्चों की शंका का समाधान होने लग गया था। जहां पहले कक्षा में 15-20 की उपस्थिति होती थी, वहीं राधिका की क्लास खचाखच भरी रहती थी। बच्चों का तो ये भी कहना था कि मैम के पास हर समस्या का निदान है। इन सब बातों से राधिका की खुशी दुगनी हो जाती। कभी कभी अपने लिए, अपने उद्देश्य को पाने और अपनी कीमत बढ़ाने के लिए भी हमें कुछ कठिन कदम उठाने पड़ते हैं। सुनने में आया था कि नीलू की शादी हो गई है और दादी की मृत्यु का समाचार भी मिला। मन तो हुआ कि एक बार जाए, पर आते वक्त के तानों ने उसे रोक लिया। समय हर घाव को भर देता है। राधिका का पीएचडी भी पूरा हो गया था। अपने ही कॉलेज में उसका सम्मान किया जाना था। उस दिन राधिका बहुत खुश थी। एक बार माँ पापा का आशीर्वाद लेने के लिए उसका मन तड़प उठा था। इसी बहाने मिल भी लेगी और माँ को अपने सम्मान की बात भी बता देगी। काफी सोच विचार के बाद उसने जाना तय किया। अभी वो निकल रही थी कि यूनिवर्सिटी से उसे एकदम से कॉल आ गया। वो भागी भागी यूनिवर्सिटी पहुंची तो पता लगा कि बड़े सर को अचानक से दिल का दौरा पड़ा है, तो कुछ दिनों के लिए समारोह टाला जा रहा है। उसने भी मदद की और सर को अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया और रोज सर को देखने हॉस्पिटल जाने लगी। इसी बीच एक दिन जल्दबाजी में लौटते वक्त वो एक अनजान शख्स से टकरा गई। उस इंसान ने माफी मांगी। ना जाने क्यों उस इंसान से राधिका को आत्मीयता सी हुई। दिन बीत रहे थे। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई तो देखा बाहर वही शख्स खड़े हैं। राधिका कुछ समझ पाती तभी उन्होंने कहा, मैं बड़े सर का पुत्र अमित हूँ। राधिका ने उनकी आवभगत की। उस दिन आप जब मुझसे टकराई तो
आपकी ये डायरी मेरे पास ही रह गई थी। अनजाने ही राधिका चौंक उठी। उस डायरी में तो उसने आज तक की सभी दुख और सुख की बातें साझा की थी। उसके चेहरे पर आए भाव को देख अमित बोल उठे, घबराइए मत, मैंने इसे नहीं पढ़ा, पर ना जाने क्यों इसे पढ़ने की इच्छा बराबर बनी रही। जल्द ही शायद पिताजी के स्थान पर मैं ही पद संभालूं। आप निश्चिंत रहे, मैंने नहीं पढ़ी। राधिका को थोड़ा चैन आया। आंखों ही आंखों में लगा मानो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उसके बाद तो कभी क्लास के बाद तो कभी डिनर साथ, दोनों ही एक दूसरे को समझने की कोशिश करने लगे। 2 महीने बाद, राधिका एक बात कह सकता हूँ? हाँ बोलो, क्या तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी? राधिका के चेहरे पर लाली छा गई, पर कुछ ही पल में वो मर्दों से की जाने वाली कठोरता लौट आई। मैं बाकियों जैसी नहीं हूँ अमित, जानता हूँ, तभी तो कह रहा हूँ। मैं भी बाकी लड़कों जैसा नहीं हूँ, तभी तो अब तक कुंवारा रहा। तुम्हें देखा तो लगा मानो तुम ही वो हो जिसके लिए मैं अब तक तन्हा ही था। राधिका का चेहरा फूलों सा खिल गया था। उसका सांवलापन मानो हजार जुगनुओं के चमकने से रोशनी से भर गया था। राधिका को भी अमित बाकियों जैसा नहीं लगता था। अपने माँ बाप की तीसरी संतान और उसमें भी सबसे बड़ा। शुरुआत से ही अमित महिलाओं और उन पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ ही था, पर ना जाने क्यों लड़कियां उसे पसंद नहीं करती थी। कभी कभी वो खुद शादी से मना कर देता। एक समय आया जब शादी की उम्मीद ही खत्म हो गई। पिताजी के अटैक के बाद राधिका से मुलाकात और मर्दों और औरतों के रिश्तों की कड़वाहट के तौर पर दोनों के विचार कुछ ऐसे मिले कि दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में चुनने का फैसला कर लिया। पर उससे पहले हम विवाह जैसे पवित्र बंधन में बंधूं। मैं चाहती हूँ तुम मेरी इस डायरी को पूरा पढ़ लो, जिसमें जन्म से मिले लांछन, उपहास, माँ, पापा, दादी सभी द्वारा दिए गए जख्म लिखे थे। अमित ने उसका हाथ हाथों में ले लिया और कहा, जो हुआ वो हम बदल नहीं सकते, पर आने वाला कल हमारा है। मैं कल ही तुम्हारे माँ पापा से मिलने और शादी की बात करने जाऊंगा। पर वो राधिका कुछ कह पाती इससे पहले अमित बोल उठा, वो हमारे माता पिता हैं। बच्चों के लिए माँ बाप की डांट भी आशीर्वाद होती है। आज तुम जो भी हो उसमें उनका भी हाथ है, ये बात तुम मानो ना मानो। राधिका को लगा जैसे समस्त संसार का सुख एकदम से उसकी झोली में आ गिरा। उम्र बढ़ गई थी पर दिल तो अभी भी उतने ही नाजुक और सुकोमल थे। अगले हफ्ते ही राधिका का सम्मान समारोह होने वाला था, जिसका आमंत्रण देने राधिका और अमित साथ ही गए। राधिका का घर अब पहले से काफी बदल चुका था। दादी के जाने के बाद बाहर के कमरे को किराए पर उठाकर माँ पापा ऊपर के कमरों में रहने लगे थे। राधिका को देख माँ ने उसे गले से लगा लिया था। उनके कंधे पर सर रखती राधिका ने भी अपने मन के गुस्से, ईर्ष्या को आंसू के रास्ते धो डाला था। पापा को भी शायद अपने द्वारा किए व्यवहार पर पछतावा था। जब राधिका ने माँ और पापा से अमित को मिलवाया तो वो बहुत खुश हुए। पापा पहले से अब काफी बदल गए थे। दादी के जाने के बाद उनका तेवर नरम पड़ गया था। नीलू भी 3 बच्चों की मां बन गई थी, जिसमें से 2 बेटियां थी। नीलू की शादी के वक्त माँ पापा ने काफी कुछ गिरवी रख दिया था, बस ये घर बच गया था। पापा राधिका के साथ किए बर्ताव के लिए आज भी खुद को दोषी मानते हैं। माँ ने बताया, वो शाम बहुत अच्छी थी। माँ के हाथ के खाने और पिताजी की बातें, साथ ही साथ अमित का उनके लिए अपनापन। राधिका को अपनी जिंदगी मिल गई थी, ऐसे ही साथ की तो उसमें हमेशा से कामना की थी। माँ ने चलते वक्त जब दोनों के हाथ में सगुन रखा तो दिल भर आया। सच कहता है अमित, माँ बाप अच्छे हो या बुरे, हमारे लिए उनकी डांट भी आशीर्वाद है। अमित चाहता था कि माँ पापा हम दोनों के साथ रहे, पर पिताजी की पुरानी सोच की लड़कियां पराई हैं, उनके यहाँ का पानी भी नहीं पिया जाता। राधिका ने कोई दबाव नहीं डाला था, पर घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कमजोर होने का संकेत दे रही थी। अपने सम्मान की बात बताने पर पापा कितना खुश हो गए थे। अगले हफ्ते ही उसका सम्मान समारोह धूमधाम से हुआ। अमित के परिवार में सिर्फ पिताजी ही थे। माँ का काफी पहले ही निधन हो गया था। बाकी के भाई बहन भी सेटल हो चुके थे। ऐसे में उन्होंने कोर्ट मैरिज करने का निश्चय किया। माँ पापा और कुछ सहकर्मियों के सामने अमित और राधिका एक दूसरे के हो गए, पर अभी भी अमित पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। जिस हिसाब से उसने माँ पापा जी को देखा था, वो चाहता था कि उनके लिए कुछ किया जाए। अमित के मन में एक विचार था,
जिसे उसने राधिका के साथ साझा किया। उसका प्लान था माँ पापा के घर को सभी सुख सुविधाओं से लैस कर दिया जाए, जिससे न उन्हें कोई कमी हो न ही किसी की अनुपस्थिति खले। कुछ ही समय में पापा के मना करने के बाद भी राधिका के पूरे घर का नक्शा ही बदल गया था। माँ पापा के लिए एक सर्वेंट के साथ साथ अमित ने पापा को कई सारे क्लब्स में सम्मिलित कर दिया था, जिससे उन्हें कभी भी एकांत न लगे। माँ अपनी सखी सहेलियों के साथ ही खुश थी। सर्वेंट के आने से उन्हें अब घर के काम नहीं करने पड़ रहे थे। अमित जहाँ राधिका के माँ बाप की इतनी सहायता कर रहा था, वहीं लगातार वो अपने पिता की भी सेवा शुश्रूषा में लगा रहता था, क्योंकि नीलू सदा ही अपने बारे में सोचने वाली लड़की थी। उसके लिए माँ पापा के लिए समय नहीं था। पर अब जब माँ पापा राधिका को इस तरह उनकी चिंता करते देखते तो उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपनी ही बिटिया के साथ कितना सौतेला व्यवहार किया। एक दिन जब अमित घर आया तो राधिका माँ पापा के फेवरेट पकौड़े बना रही थी। माँ ने उसे अमित के पास भेजते हुए कहा, अब बस बेटा, कितना करेगी हमारे लिए, अब तेरे जीने की बारी है, जा अमित के पास बैठ। तब तक अमित भी आ गया। क्या बात हो रही है माँ बेटी के बीच? कुछ नहीं अमित बेटा, पिताजी भी अंदर आ गए थे, तुम दोनों कुछ समय अकेले भी व्यतीत कर लिया करो, यही तो उम्र है। कहते कहते पिताजी ने राधिका और अमित को ऊटी की टिकट सौंप दी। दोनों ही चौंक उठे। इसकी क्या जरूरत पापा, कुछ कर्तव्य समय से पूरे कर देना जरूरी है बेटा, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। सदा ही तुझे जल्लीकट्टी सुनाता रहा। पापा के इस हृदय स्पर्शी संवाद को सुन राधिका की आंखें भर आई। आज उसे सच में माँ और पिता का मतलब समझ आया था। वहीं उसके माँ पापा की आंखें भी नम थी। अमित ने सबको हंसाने का प्रयास किया और उसी शाम राधिका के माता पिता और अमित के पिताजी सब मिलकर डिनर के लिए गए। अगले दिन सुबह की फ्लाइट थी ऊटी के लिए। जल्दी जल्दी राधिका ने पैकिंग की और दोनों अगली सुबह निकल गए थे ऊटी की वादियों में एक नए जीवन की शुरुआत करने। स्त्री का जीवन कभी भी सरल नहीं होता। जरूरत है तो बस अपने उस सुरक्षा घेरे से निकलकर कुछ नया और कुछ अपने लिए करने की। सदा दूसरों के बारे में सोचने का दायित्व तो सिर्फ स्त्री का तो नहीं, वो जननी अवश्य है, पर स्वयं के लिए जीने का अधिकार उसे भी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आए हो तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।